नमस्कार। हाँ। मशीन लर्निंग मॉडल बनाना आजकल काफी आम हो गया है लगता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये जानना कि कोई मॉडल असल में कितना भरोसेमंद है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो एक अलग ही कहानी है ना। सही बात है। अक्सर हम सिर्फ एक्यूरेसी यानी सटीकता देख लेते हैं। हाँ वही। पर क्या वो काफी है? सोचिए जैसे हेल्थ केयर या फिनेंस में, जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। और यहीं पर मॉडल का सही से मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, पूर्वाग्रह से बचने और भरोसेमंद नतीजे पाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास रॉयल रिसर्च का एक शोध है, मशीन लर्निंग मॉडल का मूल्यांकन। हाँ, और इस रिसर्च का मुख्य फोकस यही है कि सिर्फ एक मीट्रिक जैसे एक्यूरेसी पर टिके रहने के क्या खतरे हैं, खासकर जब डेटा असंतुलित हो। मतलब एक क्लास के सैंपल बहुत ज्यादा, दूसरे के बहुत कम। अच्छा हाँ, जैसे वो बीमारी पहचानने वाला उदाहरण। मान लीजिए 100 में से 99 लोग ठीक हैं। हम्म। तो अगर मॉडल सबको ठीक बता दे तो भी एक्यूरेसी तो 99% हो गई। बिल्कुल। लेकिन वो उस एक बीमार व्यक्ति को पकड़ नहीं पाया जो सबसे जरूरी था। वही तो यहाँ एक्यूरेसी काम नहीं आई। यही एक्यूरेसी की सीमा दिख जाती है। इसीलिए हमें प्रिसिजन और रिकॉल जैसे दूसरे मेट्रिक्स देखने पड़ते हैं। ओके, तो प्रिसिजन क्या है? प्रिसिजन ये देखता है कि मॉडल ने जितने मामलों को पॉजिटिव कहा, उनमें से असल में कितने सही थे। इसका फॉर्मूला है टीपी प्लस एफपी। टीपी मतलब ट्रू पॉजिटिव्स। हाँ, ट्रू पॉजिटिव्स बटे ट्रू पॉजिटिव्स जमा फॉल्स पॉजिटिव्स। ये बेसिकली गलत पॉजिटिव्स मतलब फॉल्स पॉजिटिव्स कम रखने पर जोर देता है। समझ गया। और रिकॉल, वो इससे कैसे अलग है? रिकॉल, जिसे सेंसिटिविटी भी कहते हैं, वो ये मापता है कि जितने भी असल में पॉजिटिव केस थे, उनमें से कितनों को मॉडल सही पहचान पाया। अच्छा। फॉर्मूला है टीपी प्लस एफएन, मतलब ट्रू पॉजिटिव्स बटे ट्रू पॉजिटिव्स जमा फॉल्स नेगेटिव्स। ये पक्का करता है कि हम कोई जरूरी केस चूक ना जाएं, फॉल्स नेगेटिव्स कम हो। तो जो बीमारी वाला उदाहरण था, उसमें रिकॉल बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल, क्योंकि वहां किसी बीमार को स्वस्थ बता देना, फॉल्स नेगेटिव्स, ज्यादा खतरनाक है। तो मतलब एक तरफ है कि जिन्हें पॉजिटिव कहा वो गलत ना हो, प्रिसिजन, और दूसरी तरफ है कि कोई असल पॉजिटिव छूट ना जाए, रिकॉल। ये तो संतुलन बनाने वाली बात हो गई। एग्जैक्टली। और इसी संतुलन को नापने के लिए हमारे पास F1 स्कोर है। F1 स्कोर? हाँ, ये प्रिसिजन और रिकॉल का हार्मोनिक मीन है। 2 गुणा प्रिसिजन गुणा रिकॉल बटे प्रिसिजन जमा रिकॉल। रॉयल रिसर्च का पेपर भी कहता है कि जब फॉल्स पॉजिटिव्स और फॉल्स नेगेटिव्स दोनों की कॉस्ट ज्यादा हो, तब F1 स्कोर एक अच्छी संतुलित तस्वीर देता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ये तो हुए मुख्य मैट्रिक्स। पर क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम एक ही जगह देख सकें कि मॉडल कहाँ सही है कहाँ गलत, मतलब पूरी तस्वीर? हाँ, उसके लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बहुत काम की चीज है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स? हाँ, ये एक सिंपल सी टेबल होती है। इसमें 4 खाने होते हैं, ट्रू पॉजिटिव्स, ट्रू नेगेटिव्स, फॉल्स पॉजिटिव्स और फॉल्स नेगेटिव्स। इससे साफ पता चल जाता है कि मॉडल किस तरह की गलतियां कर रहा है। अच्छा, ये विजुअली समझने में मदद करता होगा? बिल्कुल। और इसके अलावा आरओसी कर्व और एयूसी भी हैं। आरओसी कर्व एक ग्राफ है जो दिखाता है कि मॉडल कितना अच्छा क्लासिफाई कर रहा है अलग अलग थ्रेशोल्ड पर। और एयूसी यानी एरिया अंडर द कर्व एक सिंगल नंबर देता है जो बताता है कि मॉडल पॉजिटिव और नेगेटिव क्लास को अलग करने में कितना सक्षम है। ओके। और मान लीजिए हमने ये सब देख लिया, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि मॉडल सिर्फ हमारे मौजूदा डेटा पर ही अच्छा काम नहीं कर रहा, बल्कि नए अनदेखे डेटा पर भी चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए हम क्रॉस वैलिडेशन इस्तेमाल करते हैं। क्रॉस वैलिडेशन? हाँ, इसमें हम डेटा को कई हिस्सों या फोल्ड्स में बांटते हैं, फिर मॉडल को एक हिस्से पर टेस्ट करते हैं और बाकी पर ट्रेन करते हैं, और ये प्रक्रिया हर हिस्से के लिए दोहराते हैं। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है? इससे हमें मॉडल की स्थिरता का पता चलता है और ये भी कि वो नए डेटा पर कैसा परफॉर्म करेगा, जिसे सामान्यकरण क्षमता या जनरलाइजेशन एबिलिटी कहते हैं। रॉयल रिसर्च भी इसे जरूरी मानता है मॉडल की मजबूती परखने के लिए। और एक चीज और सुनते हैं, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, इसका क्या कनेक्शन है मूल्यांकन से? देखिए, ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। हाई बायस का मतलब है अंडरफिटिंग। मॉडल इतना सिंपल है कि डेटा के पैटर्न सीख ही नहीं पा रहा। और हाई वेरिएंस का मतलब है ओवरफिटिंग।
मॉडल ने ट्रेनिंग डेटा को मानो रट लिया है, जरा सा भी नया डेटा आया तो गड़बड़ कर देगा। तो हमें बीच का रास्ता चाहिए। बिल्कुल। एक अच्छा मॉडल इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाता है और हमारे मूल्यांकन मैट्रिक्स हमें यही समझने में मदद करते हैं कि मॉडल इस स्पेक्ट्रम पर कहाँ है। तो कुल मिलाकर अगर रॉयल रिसर्च के शोध और हमारी इस बातचीत का सार निकालें तो मॉडल मूल्यांकन के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी? कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, सिर्फ एक्यूरेसी पर निर्भर मत रहिए। ठीक है। दूसरी, अपने प्रॉब्लम का कॉन्टेक्स्ट समझिए। क्या प्रिसिजन ज्यादा मायने रखता है या रिकॉल या दोनों का संतुलन? तीसरी, डेटा इम्बैलेंस यानी वर्ग असंतुलन का ध्यान रखिए। जरूरत पड़े तो उसके हिसाब से मैट्रिक्स चुनें या एडजस्ट करें। और चौथी, क्रॉस वैलिडेशन जरूर करें मॉडल की मजबूती जांचने के लिए। और आखिर में, मॉडल को नियमित रूप से दोबारा मूल्यांकित करते रहें क्योंकि डेटा और स्थितियां बदलती रहती हैं। बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो मतलब साफ है कि मशीन लर्निंग मॉडल का मूल्यांकन सिर्फ एक नंबर देखना नहीं है। ये एक डिटेल्ड प्रोसेस है जिसमें कई मैट्रिक्स और तकनीकें लगती हैं ताकि नतीजे भरोसेमंद और निष्पक्ष हों। बिल्कुल सही। और यहीं पे मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हाँ, जरूर। जब अलग-अलग मूल्यांकन मैट्रिक्स हमें कभी-कभी अलग-अलग या विरोधाभासी बातें बता सकते हैं, हाँ। तो कोई अपने खास प्रोजेक्ट के लिए मैट्रिक्स का सही कॉम्बिनेशन कैसे चुनेगा? हाँ। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।